पकड़ के कोर्ट में पेश किया गया। जब हम वहाँ थाने के अंदर पहुँचे तो हर रोज़ हमारा निकाल के वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। मेरे हलक से नीचे नहीं उतरी वो रोटियाँ और वो दाल जेल की। वो रोटियाँ जो है कूड़े वाले पीपे में फेंक दी। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी। मैंने वही फेंकी हुई 2 रोटियाँ वहाँ से निकाली और पानी के गिलास के अंदर डुबो डुबो के वो रोटियाँ खाई। दोस्तों, आज तक आपने बहुत से आईएएस ऑफिसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की, बड़े बड़े लोगों की जो स्टॉक पे स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन आज मैं एक कैदी जिसने सेंट्रल जेल ऑफ पटियाला में पंजाब में 9.5 साल बिताए, आपके सामने अपनी स्टोरी बताने आया हूँ। दोस्तों, हमारे पास हमारा जो लड़का मुझे 10 दिन पहले मिला था, वो हमारे पास आया तो उसने कहा कि भाई मेरी ऐसे करके लड़ाई हो गई, आप लोग मेरे से बड़े हो, आप मेरा उससे कोई निपटारा करवा दो। तो हम लोगों ने कहा चलो भाई किन के साथ हुई है वो तो दिखाओ आप। वो हमारे आगे आगे चल पड़ा। वो थोड़ा, उसकी हाइट 6 फुट 2-3 इंच थी, लंबे थे वो, लंबे डगवरता हुआ थोड़ा हमसे आगे आगे तेज चल पड़ा। इसने जाते ही मुझे पता चला कि इसने रास्ते में, बाद में हमने पूछा कि क्या हुआ था जब जेल के अंदर चले गए, तो इसने बताया कि वहाँ रास्ते में मुझे एक लड़का मिला था, वो मुझे जानता था। मैंने उससे पूछा तेरे पास कोई हथियार है, तो मैंने उससे छुरा ले लिया। तो वहाँ पे जाके मैंने कहा फिर तूने क्या किया? उसने कहा वो जाते ही मुझे गालियां देने लगा, मैंने उसके गले में छुरा घुसेड़ दिया। तो हम लोग वापस घर पे चले गए। उसने कहा आप घर मत जाओ, मे भी हो सकता है रास्ते में पुलिस घूम रही हो, हम लोगों को पकड़ ले। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो जाऊंगा, अपने घर वालों को बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करके बात हुई है, तो उनको भी कोई खतरा हो सकता है। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो ऑलरेडी हमारे घरों पे ताले लगे हुए थे, तो लोग बाग हमें बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। तो मैंने कहा, उन लोगों से पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों हमें घूर रहे हो? उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर वालों को पता लगा था कि तुम लोगों ने किसी लड़के को मार दिया है, तो इसलिए वो शहर छोड़ के ही भाग गए एकदम से, जिंदे वगैरह लगा के, अपने ताले वगैरह लगा के। तो उसके बाद हम लोग वहां से वापस किसी और जगह चले गए, इधर उधर भटकते रहे 2-3 दिन। 2-3 दिन के बाद हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। हालांकि पुलिस ने ये दिखाया कि उन्होंने हमें अरेस्ट किया, लेकिन उन्होंने हम लोगों ने खुद सरेंडर किया था, कोर्ट के अंदर किया था, ताकि जो है कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी हमारा बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ। तो जब हम वहाँ थाने के अंदर पहुँचे तो हर रोज़ हमारा निकाल के वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। तो कम से कम हमें 18 दिन वहाँ पे नाजायज़ ढंग से अलग अलग थानों के अंदर रखा गया। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के हमें थानों में रखा गया छुपा के, ताकि हमारी फैमिलीज़ जो है रेड वगैरह ना करवा दें। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और किस्सा है। तो मेरा मतलब एम कैसे बना प्रोफेसर बनने का, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो बचपन में हम लोग ना एक जगह पे, हमारे घर के पास आसपास लोग रहते थे, तो किसी के छत पे हम लोग बच्चे थे, 3-4 संगी साथी थे, एक लड़की थी उनकी और एक लड़का था। तो हम लोग साइकिल पे उनके छत के ऊपर चक्कर लगाया करते थे। तो क्या हुआ, जब मैंने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की आईटीआई करने के बाद मैं ट्रेनिंग करने लगा, तो एक रात ना मैं वो कंप्रेशर के नीचे आरएनडी सेंटर के अंदर रिपेयर कर रहा था उसको, ऐसे ऐसे उसके नट बोल्ट कस रहा था, नीचे लेटा हुआ था वो कंप्रेशर मशीन के नीचे। तो मैंने दूर से देखा, वो जो मेरे बचपन की हमारे साथ साइकिल चलाती थी, साथी थी लड़की, वो कोट पैंट पहने आ रही थी सामने से। वो एमबीए की ट्रेनिंग करती थी वहां पे। मैंने उसको देखा, जस्ट मुझे शर्म आई, तो मैं कंप्रेशर के नीचे ही छुप गया, पूरा ही नीचे चला गया, उसके घुस गया नीचे। तो वो ऐसे करके आई और ऐसे करके खड़ी हो गई वहां पे मेरे ऊपर। तो मैं जैसे ही बाहर निकला उसको देखने के लिए दोबारा, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे किया, खड़ा हो जा। मुझे देख के छुपा क्यों? उसने मुझे यानी पहचान लिया था, हालांकि मेरा मुंह काला था, हाथ काले थे। उसने कहा छुपा क्यों? मैंने कहा अभी मेरे को शर्म आई, आप एमबीए करके यहाँ ट्रेनिंग करने आए हो और मैं एक मैकेनिक हूँ और हाथ काले कर रहा हूँ। तो उसने कहा तुमसे किसी ने किताबें छीनी थी? तुम अपनी असफलता का, तुम अपनी नालायकी का भंडार नहीं फोड़ सकते हो, किसी दूसरे सिचुएशन के ऊपर नहीं फोड़ सकते हो, इसकी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमसे कभी किसी ने किताबें नहीं छीनी थी, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारी मर्जी थी। तो मुझे बहुत शर्म आई, मुझे ये बात यहाँ चुभी। तो उसके बाद मैं गया वापस, तो वहाँ पे मेरे उस्ताद लोग, जो फोरमैन लोग रहते हैं, वो बैठे थे। मैंने जाकर के वो जो औजार थे वो फेंक दिए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उस्ताद मैं आज से हाथ काले करने वाला काम नहीं करूंगा। तो उसने कहा तो साहब क्या प्रोफेसर लगेंगे अब? तो मेरे उनकी बात कही हुई यहाँ चुभ गई।
तो मैंने कहा उस्ताद अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो आपकी ज़ुबान मुबारक हुई तो मैं ज़िंदगी में ये ट्राई ज़रूर करूँगा प्रोफेसर बनने की। आपने कह दिया तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, किस्मत तो ऐसा मोड़ ले चुकी थी कि मैं प्रोफेसर तो क्या, मैं तो एक कैदी बन गया था। तो वो वापस जब हम जा रहे थे तो उस एएसआई के समझाने से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। लेकिन वहाँ पे एक ऐसी घटना हुई, पहले दिन दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो सुन के कि इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है। पहली रात जब उन्होंने हमें खाना सर्व किया तो जेल के अंदर 5 बजे खाना सर्व कर देते हैं, तो वो खाना 8 बजे तक ठंडा हो चुका था, क्योंकि हमें बाहर वाले लोगों को आदत रहती है 8 बजे तक खाना खाने की। जब 8 बजे वो हम खाना खाने लगे तो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरी वो रोटियां और वो दाल जेल की, तो मैंने वो रोटियां जो है डस्टबिन के अंदर कूड़े वाले पीपे में फेंक दी। तो क्या हुआ, रात को जब 2 बज गए वेट करते हुए, मेरे पेट में बट पड़ने लगे, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी, मेरी नींद नहीं आ रही थी, आंख नहीं लग रही थी, तो मैं दोबारा उठा। आप सोच नहीं सकते कि मैंने वही फेंकी हुई 2 रोटियां वहां से निकाली और पानी के गिलास के अंदर डुबो डुबो के वो रोटियां खाई। वो पहला दिन था जब मुझे अन्न की, जब मुझे रोटी की कदर का पता चला। सुबह हम 6 साढ़े 6 बजे उठते थे, तो वहाँ लाइन लगी रहती थी वॉशरूम के बाहर, अपनी टर्न के वाइज वॉशरूम जाना पड़ता था। उसके बाद नहाने के लिए वहाँ पे खुला प्रबंध होता है, सबमर्सिबल पंप वगैरह लगे रहते हैं पर वार्ड के अंदर। तो मेरी ड्यूटी जो थी, जो मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी, पहली मुशक्कत थी, वो कुर्सी बुनने की थी। मेरी बहुत सी असाइनमेंट्स चेंज हुई। मैंने मंदिर में पुजारी का काम भी किया, वहाँ पे बैरक में निगरान नंबरदार का काम भी किया, मैंने हॉस्पिटल के अंदर पट्टी वगैरह करने का जो दूसरा काम भी किया। तो वो हम 9 से तकरीबन 4:30 बजे तक अपने काम में वहां पे कैदी लगे रहते हैं। तो वो करते थे हम 5 बजे आने के बाद हम लोग 1.5 घंटा वॉलीबॉल खेलते थे, फिर 1 घंटा हम वेट ट्रेनिंग करते थे डेली तकरीबन। तो ऐसे करते करते मेरी जिंदगी चल रही थी। तो एक तरह से मेरे मन ने जेल को एक्सेप्ट भी कर लिया। दोस्तों, इस चीजों के कुछ सामाजिक भी दुष्प्रभाव होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं पैरोल पे गया हुआ था तो हम लोग मैं अपने मम्मी पापा के साथ किसी के रिश्तेदार के बच्चे की शादी में चला गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जिनके घर पे हम गए थे उनकी बहू मुझे बाजू से पकड़ के टेंट के पीछे ले गई खींच के, कहने लगी यहाँ बात सुन, तू यहाँ पे मुंह उठाए घूम रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अगर लड़के वालों में से किसी ने तुझे पहचान लिया, देख लिया, तो हमारी तो लड़की का रिश्ता टूट जाएगा। तो दोस्तों, मैं 2-3 दिन सो नहीं सका, तो मेरे हौसले टूट गए, मेरा मन बहुत दुखी हुआ, सोचता रहा मैं, सोचते सोचते मेरा दिमाग फटने वाला हो गया। तो मैं शाम को, वहाँ सर्दियों के दिन थे, वहाँ जाके लाइन पे लेट गया। हमारे घर के पास से एक रेलगाड़ी की लाइन गुजरती है, मैं वहाँ पे जाके ऐसे करके लेट गया। तो जस्ट गाड़ी थोड़ा दूर आ रही थी, तो एकदम से जैसे ही मैं लेटा तो एक वहाँ पे एक बूढ़ा लाइन के इर्द गिर्द जो ये लेज वगैरह के चिप्स वगैरह के वो लोग कवर फेंक देते हैं खा के चिप्स, तो वो उसके पाउच वगैरह उठाता था, लोग उसको पागल बुला करते थे। वो एकदम से आया, उसने मेरी दोनों बाजू पकड़ के खींच लिया मुझे एकदम से, जब ट्रेन आई पीछे, तो मुझे कहने लगा, ये क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम्हारा दुख मुझसे भी बड़ा है? लोग मुझे पागल कहते हैं। पागल हालांकि तुम्हें पता है दुनिया है, क्योंकि वो प्लास्टिक फेंकते हैं, मैं प्लास्टिक साफ करता हूं, तो क्या मैं पागल हूं? मेरे से बड़ा दुख तो नहीं तुम्हारा? इस दुनिया में बहुत से लोग अंधे हैं, बहुत से लोग लूले लंगड़े हैं, बहुत से लोग गूंगे बहरे हैं। तुम्हें भगवान ने सभी अंग सलामत दिए हैं, तुम अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी की आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता है, तुम्हारे जुनून को, तुम्हारे जज्बातों को, तुम्हारे अंदर की अच्छाई को कोई कैद नहीं कर सकता है। अपने अंदर की अच्छाई को पहचानो, अपने अंदर की पावर को पहचानो। हर एक इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है, चाहे वो उस चिंगारी को राख बना दे, चाहे वो उस चिंगारी को ज्वालामुखी बना दे। तो दोस्तों, उसकी समझाई हुई बातें मुझे समझ में आ गई। तो मैं वापस जब जेल के अंदर गया तो मैंने अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पे मेरी पढ़ाई छूट गई थी। जब उस्ताद जी ने मुझे बोला था कि आप प्रोफेसर बनोगे, तो मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी थी, अप्रेंटिसशिप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की छोड़ दी थी और कॉलेज में एडमिशन ले ली थी BA 1 में। वो मेरा दाखिला हो चुका था, लेकिन अभी एग्जामिनेशन फीस भरने का टाइम आ गया था। तो मैंने एग्जामिनेशन फीस जो है जेल के अंदर जाने के बाद BA फर्स्ट की भरी। तो मैंने BA फर्स्ट की, उसमें मेरे बहुत अच्छी परसेंटेज आई, 58% आए। तो सेकंड ईयर में मुझे किसी दोस्त ने बोला, भाई तुम अगर ज़्यादा मेहनत करो तो तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न आ सकती है। तो मैंने सेकंड ईयर में और भी मेहनत बढ़ाई, तो उसमें मेरी परसेंटेज जो थी
62% आई। तो फाइनल ईयर के अंदर मैंने और भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया तो मेरी परसेंटेज 67% आई। तो मेरी ओवरऑल परसेंटेज तकरीबन 65 के आसपास बन गई। दोस्तों, जेल के अंदर तो मेरे हालात काफ़ी हद तक सुधर चुके थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर पे हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। आर्थिक हालत काफ़ी डगमगा गई थी। मेरे पिताजी के और माताजी के गहने गिरवी पड़े थे। पिताजी का के भी अपनी इनकम में से जितनी उनकी सेविंग थी वो औनी पौनी खर्च हो चुकी थी मेरे लिए वकील करने में, क्योंकि मेरा जो केस था उसके अंदर गवाही इतनी डटके हुई थी कि मुझे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सब जगह से सज़ा रह चुकी थी। उस कारण से हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे हमारी फैमिली के बहुत असर पड़ा। एक बेटा होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ अपने माता पिता के लिए। बाहर मुझे उनकी बिगड़ती हुई आर्थिक हालत के बारे में पता चल रहा था तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तो एक बेटे के लिए तो ये शर्म से डूब मरने की बात होती है। एक जवान बेटे के मैंने पहले ही उनके माथे पे एक कलंक लगवा दिया था और ऊपर से उनकी आर्थिक हालत बिगड़ने में सबसे बड़ा योगदान मेरे केस का था। मैं हमेशा यही सोचने में लगा रहता था कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जेल के अंदर जिससे मैं पॉजिटिवली कुछ अर्न करके अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं। तो अगली सुबह मुलाकात का मैसेज आया कि आपके घर से कोई आया है। मैंने वहां पे देखा तो मेरी प्रेमिका ऋतु वहां खड़ी हुई थी। तो जब मेरी गर्लफ्रेंड आई तो उसने मुझे समझाया कि इस दुनिया में सभी लोग जो हैं वो खाने पीने मरने और संतान पैदा करने के लिए पैदा नहीं होते हैं। कुछ लोगों का जो अलग से एक दूसरा मकसद होता है जो भगवान ने उसके लिए चुना होता है। तो इस तरह से मुझे भी लगा कि ये इस टाइम को मैं यूटिलाइज करके अच्छा इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा कर सकता हूँ, कुछ अलग से कर सकता हूँ। तो दोस्तों, वो एक कहानी मुझे जो किसी ने सुनाई थी वो मेरे दिमाग में घूमने लगी। वो कहानी थी कि दो चूहे दही के बहुत बड़े कड़ाहे में गिर गए। तो एक चूहा तो गिरते ही तुरंत डूबकर मर गया। दूसरे चूहे ने जैसे ही उसके अंदर घूमना शुरू किया दही के अंदर, वो दही घूमते घूमते मथते मक्खन बन गई। वो चूहा उस मक्खन के सहारे बाहर आ गया। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन मेरी थी। मैं भी एक दही के कड़ाहे के अंदर खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पढ़ाई के लिए स्पेशल मिशन चूज किया। तो मैं यूनिवर्सिटी गया, उन लोगों से डिपार्टमेंट में मिला, डॉक्टर पन्नू मुझे मिले। मैंने उनसे अपनी जो जज्बात बताए। मैंने बताया कि सर मैं प्रिजन्स पे स्टडी करना चाहता हूँ, बंदियों पे करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तो क्यों नहीं तुम ये टॉपिक चुनते कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ प्रिजनर्स। बंदियों का व्यवहार सुधारने के अंदर, बंदियों का सामाजिक रवैया, सामाजिक व्यवहार सुधारने के अंदर धर्म का क्या योगदान है, तुम इसको क्यों नहीं चेक करते। तो मुझे उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही मैंने वो शुरू किया तो खुशकिस्मती की वजह से इग्नू वालों ने जेलों के अंदर स्टडी सेंटर बनाने का प्लान किया। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें इसके बदले में पैसे भी देंगे। उन्होंने हमें 250 रुपये पर लेक्चर देने का प्रपोज किया। तो मुझे लगा कि यार इससे अच्छा मेरे के लिए मौका कहाँ आ सकता है कि मैं अपने घर वालों की हेल्प कर पाऊँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इग्नू ने मुझे वो पहला चांस दिया। अभी इग्नू के चांस से मैंने 6 महीने उनको पढ़ाया ही था कि इतने में मेरा जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर हो गया। तो उसकी वजह से मुझे 15,000 पर मंथ जो है मिलना शुरू हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च की तरफ से। वो भारतीय गवर्नमेंट जो है रिसर्च करने वाले खोजी लोग हैं उनको हेल्प करती है, पूरी तनख्वाह तक देती है। उसको JRF बोलते हैं। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मुझे वो फेलोशिप 15,000 रुपया मिलना शुरू हो गई, जो कि आज के ज़माने में शायद स्टार्टिंग में प्रोफेसर को नहीं मिलती, उतने पैसे गवर्नमेंट हमें दे रही थी। तो वो मेरी रिसर्च के कारण वो उसको पब्लिश करना चाहते थे। तो मुझे बहुत अच्छा मौका लगा। तो वहाँ से मुझे 15,000 रुपया मिलना शुरू किया। तो मैंने फैमिली को हेल्प करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने सबसे पहले वो गहने छुड़वाए मेरे पिताजी ने। तो मेरे वो पैसे हमारी फैमिली को भी हेल्प करने लगे। तभी मेरी प्रेमिका जो है उसने मेरा बहुत है, तब तक हमें हमारे अफेयर को जो है उसका रोल मैं ख़ास तौर से बताना चाहूँगा। उसका मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। जैसे जैसे मैं मतलब पटियाला जेल में शिफ्ट हुआ तभी उसने पटियाला अपनी स्टडी शुरू कर दी यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं उसके कार्ड पे जब भी छुट्टी आता तो यूनिवर्सिटी से मैं 10-10 बुक्स लेके आता उसके लाइब्रेरी कार्ड पे। वो मेरे जो भी मैं लिखता अपनी रिसर्च के लिए वो मेरे गाइड्स के पास, मेरे टीचर्स के पास जाती, उसको डेली चेक करवा के फिर मुझे वापस दे के जाती। उसने मेरी दोस्तों
857 मुलाकातें की 9.5 साल के अंदर। आज की तारीख में आप बताइए कौन लड़की किसी दूसरे लड़के के लिए, उसको क्या लड़कों की कमी थी? पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी। उससे पहले वो भी बेचारी अपनी तनख्वाह में से वो साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, अपनी तनख्वाह के आधे पैसे वो मेरे कामों पे, मेरी बुक्स वगैरह पे खर्च कर देती थी। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च फेलोशिप से हेल्प मिली। तो वो दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी तन्हा सफर की रात है, अपने अपने हौसले की बात है। तो जैसे ही मुझे वो फेलोशिप वगैरह मिलनी शुरू हुई, पीएचडी कंप्लीट हुई, मेरी शादी हो गई और शादी के बाद इमीडिएटली वो कहते हैं ना, औरत का भाग्य भी काम करता है, तो मेरी रिहाई के ऑर्डर आ गए ऊपर से। तो दोस्तों बाहर आने के बाद विद इन 1 मंथ मैंने प्रोफेसर की जॉब में ज्वाइन किया। वो भी एक घटना बहुत यादगारी है मेरे लिए। जब मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू के लिए, वहाँ उस कॉलेज के चेयरमैन हमारे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर थे। जब उन्होंने मेरा टॉपिक पूछा, मेरे एक्सपर्ट ने, जो मेरी इंटरव्यू लेने आए थे, मेरे विषय के एक्सपर्ट, उन्होंने कहा तुम्हारा टॉपिक क्या है? तो मैंने जब उनको अपना टॉपिक गलत बताया तो उन्होंने कहा कि ये टॉपिक तो नहीं, तुम्हारा नहीं है ये टॉपिक, ये तो एक लड़का वहाँ जेल में है उसका है ये टॉपिक। तो मैंने कहा सर मैं वही हूँ। तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा देख कैसे चौड़ा होके बता रहा है। तो मैंने कहा सर चौड़ा होके यही बताने वाली बात है मेरे लिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत मान सम्मान की बात है कि मैं ये कर पाया हूँ, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। शायद आप नहीं जानते दुनिया में कितने लोगों को कैद होती है, आपने कितने लोगों के बारे में सुना कि उन्होंने कुछ करके वो प्रोफेसर के लिए डिग्री अचीव करके बाहर आए। आप बता दीजिए, आप किसी एक का नाम बता दीजिए, मैं आपकी बात से संतुष्ट हो जाऊंगा और खुद ब खुद बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा इस लड़के का एक मौका जरूर बनता है। तो उन लोगों को मेरा काम और कंडक्ट इतना पसंद आया कि 3 साल बाद खुद मैंने वो कॉलेज इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी कैंपस रामपुरा फूल के अंदर सिलेक्शन हो चुकी थी और मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में जॉब करने के लिए चला गया था। तब मैंने वो कॉलेज छोड़ा। तो दोस्तों आज की तारीख में मैं जेल से निकलने के बाद प्रोफेसर बन चुका था और मैं आज उन सभी भाइयों को और अपने उस्ताद जी को बताना चाहता हूँ, जिस मैकेनिक को आपने बोला था तू क्या प्रोफेसर बनेगा, वो आज एक प्रोफेसर बन चुका है। मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि आज तक मेरी 5 बुक्स आ चुकी हैं, हालांकि उनमें से 3 पंजाबी में हैं, लेकिन एक मेरी रिसर्च की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है उसका नाम है रोल ऑफ रिलीजन इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ प्रिजनर्स। उसको आप कोई भी इंसान यूनिस्टार पब्लिकेशन से खरीद सकता है या नॉटनल NOTNUL नॉटनल से डाउनलोड भी कर सकता है ऑनलाइन। और दूसरी मेरी बुक का नाम है प्रोफेसर कैदी, जो मेरी लाइफ की पूरी ऑटोबायोग्राफी है, जिस पे कुछ लोग बायोपिक बनाने में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही वो बायोपिक भी आपके सामने होगी। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू।